नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एक पेपर सीरीज़ जिसमें हम पिछले वर्ष या वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं SSC बोर्ड द्वारा, UPSC बोर्ड द्वारा या DSSB बोर्ड द्वारा या अन्य काफ़ी सारे बोर्ड हैं, उनमें पूछे जाने वाले मैथ्स पार्ट का सोल्यूशन हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में DSSB के TGT PGT एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, तो हम पहले DSSB में पूछे गए जो मैथ्स पार्ट है उनका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। DSSB में आपके नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। नॉन टीचिंग जैसे आपका दास 2 हो गया, दास 3, दास 4, ANM, JNM और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। टीचिंग में जैसे नर्सरी टीचिंग का हो गया और स्पेशल टीचर्स का हो गया, प्राइमरी टीचर का हो गया असिस्टेंट वाला, या फिर आपका 10th ग्रेजुएट टीचर TGT का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT का हो गया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पेपर सीरीज DSSB के साथ, जो पहला एग्ज़ाम जो है आपका वो DSSB का TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, जो पोस्ट कोड 90/17 आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8:15 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5, कि 8:15 अनुपात की प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है दोस्तों, कैसा कि सेम नंबर से जोड़ा जाए या सेम नंबर से घटाया जाए, तो ये हम सेम गैप वाले सवाल मानते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों आपके रेशियो में इस टाइप के, कि सेम गैप या फिर डिफरेंट गैप बनेगा। सेम गैप कब बनेगा? जब सेम नंबर से जोड़ा जाए या सेम नंबर से घटाया जाए। डिफरेंट गैप कब बनेगा? जब अलग अलग जोड़ा जाए या अलग अलग घटाया जाए, या फिर किसी में जोड़ा जाए और किसी में घटाया जाए। हम उनको डिफरेंट गैप वाले सवालों में रखते हैं। तो अभी ये सेम गैप से है, तो हम क्या करेंगे आप बताएं। जो पुरानी संख्या है और जो नई संख्या है, जो उनका गैप होगा इस साइड और जो गैप होगा इस साइड, क्या वो सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या 8 और 3 का गैप 5, 15 और 5 का गैप 10 सेम है? नहीं है। तो इन दोनों साइड वाले गैप को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ऊपर वाले रेशियो का गैप करते हैं 7, इसको नीचे गुणा करेंगे, और हम निचले वाले रेशियो का अंतर करते हैं 2, इसको ऊपर गुणा करेंगे। तो 8-15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये आएगा 1630, और अगर 3-5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो ये आएगा दोस्तों 2135। तो अब आप कह सकते हैं सर 16 से 21 हो गई संख्या तो 5 जोड़ दिया गया, 30 से 35 हो गई तो भी 5 जोड़ दिया गया। तो हम 5-5 जोड़ते हैं जब रेशियो 16:30 है। लेकिन पूछा किस में गया है? 8-15 में। तो 8-15 में क्या जोड़ा जाए? अगर 16:30 में 5 जोड़ा गया है तो 8-15 तो इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हम इसको भी हाफ कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.5। यही आपका सही आंसर है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं कि वो जल्दबाजी में 5 जोड़ा गया है और इसको देखकर नन इधर लगा देंगे और अपना आंसर बता देंगे। नहीं दोस्तों, अगर कभी भी सवाल में अगर यही पूछा गया कि क्या प्रत्येक में जोड़ा जाए या क्या प्रत्येक में घटाया जाए, और 2 रेशियो आपको गिवन हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रेशियो आपसे पूछा गया है, जिस रेशियो में आपको जोड़ने के लिए बोला या घटाने के लिए बोला गया है, क्या वही रेशियो इधर बन के आया है? अगर वह रेशियो नहीं है तो आप उसको पहले उस रेशियो में बनाएंगे और कन्वर्ट करके यूनिट को भी आंसर बताएंगे। इसके अलावा अगर सवाल में कुछ भी पूछा जाएगा तो हम पूरे सवाल को यहीं से आगे सोल्व करेंगे। चलिए इसका दूसरा तरीका जानते हैं दोस्तों। या तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे, अगर सेम गैप से आता है दोस्तों तो इससे बेस्ट तरीका नहीं मैं समझता हूँ कुछ भी। अगर x के तरीके से, वैसे तो x के पास हम कभी नहीं जाना चाहते, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें भी बच्चों के 2 डाउट होते हैं। मैं दोनों डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि पहले रेशियो 8-15 था, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनमें दोनों में सेम नंबर को जोड़ा गया तो रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 3:5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 40 + 5x, 45 + 3x। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x = 5। आप ध्यान से देखें, हम x जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2x है, तो x की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2.5।
आप इस तरह से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका जनरल तरीका है, किसी भी चाहे गैप सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आपका ये लगेगा ही लगेगा। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है दोस्तों इसका, या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम इसमें लगा सकते हैं दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या कहता है कि आपके पास इनिशियल क्या रेशो था, बाद में क्या हो गया और क्यों हुआ, वो उस बात को हम यहाँ लिखेंगे। उसने कहा दोनों में सेम नंबर को ऐड किया गया, तो मैं मान लेता हूँ इसमें भी x ऐड किया गया और इसमें भी x ऐड किया गया। इसके बाद क्या करना होता है, बेसिकली है क्या, ये इस वाले मेथड का ही एक नया रूप है। हम इसी से ये बात निकाल कर लेकर आए हैं। हम क्या कहेंगे, जो बीच वाला रेशो है वहाँ से सोल्व करेंगे। इस 3 को हम 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 45, और इस 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, और इस गैप को हम यहाँ लिख देंगे कितना 5। ये जो गैप आएगा इस गैप को हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर ऐसे ही 3 को हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 5x, और अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 2x। तो हम ये कह सकते हैं इस 2x की वैल्यू ये 5 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2.5। तो और भी काफ़ी तरीके होते हैं सवालों को सोल्व करने के लिए, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि आप ये 3 तरीके ही लगाएं। पहला आप लगा सकते हैं कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, बिल्कुल जनरल तरीका। ये आपका दोनों ही केस में लगेगा, चाहे सेम गैप हो चाहे डिफरेंट गैप हो तो भी लग जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है दोस्तों ये तभी लगेगा जब आपका गैप सेम रहे, सेम नंबर से जोड़ा जाए या सेम नंबर से घटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 5xy देन फाइंड द रेशियो ऑफ x बाय y। तो x y का अनुपात आपसे पूछा गया दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। पहले आप वीडियो को स्टॉप करें, आप खुद से इस क्वेश्चन में अपनी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखने के लिए आएँ। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई, हमसे x y का रेशियो पूछा गया है तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन से सोल्व करें। लेकिन हमारे सामने एक समस्या आएगी कि हमें एक्स वाई का रेशो निकालने के लिए बोला गया है, तो ये x और y की वैल्यू नहीं है, ये एक्स वाई के रेशो की वैल्यू है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई के रेशो में ढालना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ एक्स वाई से इक्वेशन को। तो जब इस टर्म को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये आएगा x बाई वाई, इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 बाई वाई बाई एक्स, इसको जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। अब हमारे पास रेशो में कन्वर्ट हो चुकी है पूरी की पूरी इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम एक्स वाई का रेशो 2 मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे 6, और वाई बाई एक्स, एक्स वाई अगर रेशो 2 है तो वाई एक्स उसका उल्टा होगा 1/2 होगा। तो क्या यह 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 और 3 5 ही होता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2 इसकी वैल्यू होगी। क्या 3 इसकी वैल्यू होगी, 3 लगा कर देखते हैं दोस्तों। x बाई वाई अगर 3 है तो y बाई एक्स 1/3 होगा, और ये कितना आएगा 5 आएगा। तो ये 3 भी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब या तो एक्स वाई रेशो 2 होगा या फिर एक्स बाई वाई रेशो 3 होगा। यही सवाल का उत्तर है। अब ये तो बात होगी दोस्तों, अगर हिट एंड ट्रायल से हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारी अप्रोच कैसे होगी। अगर मान लो हिट एंड ट्रायल थोड़ा मुश्किल हो जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट अप्रोच क्या रखेंगे, सेकंड मेथड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सभी की सभी टर्म को इधर लेकर आते हैं। एक ही टर्म है सभी, क्या एक्स स्क्वायर 5x को इधर लाएंगे माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई, किस वेरिएबल में, x में। एक्स स्क्वायर अगर आप चाहे एक्स वाई को वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5y(x) प्लस 6y स्क्वायर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को ऐसी 2 टर्म में तोड़ते हैं जिनका सम बीच वाली टर्म ही आए। तो वो कैसे होगा, जो पहली टर्म होती है और जो आखिरी टर्म होती है हम उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरी की पूरी टर्म ही मल्टीप्लाई होती है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कोफिशिएंट से ही चल जाएगा कि 1 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा,
6 को ऐसे दो नंबर में तोड़े जिनका सम 5 आए, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 + 2 5 होता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो दोनों पर माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3yx या 3xy प्लस माइनस 2xy प्लस 6y² = 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, पहली दो टर्म से x कॉमन आएगा, नेक्स्ट दो टर्म से -2y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3y बचेगा। क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन लिया है दोस्तों, तो माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से भी इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से x - 3y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x - 2y = 0। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 रही होगी या फिर ये वाली टर्म 0 रही होगी, तभी ये पूरा 0 रहेगा। तो कह सकते हैं हम x - 3y = 0 होगा या x - 2y = 0 होगा। तो अगर ये 0 रहेगा तो x = 3y, और अगर ये 0 रहेगा तो x = 2y, और यहाँ से अगर हम x y का रेशो निकालें तो 3 आएगा, और यहाँ से अगर हम x y का रेशो निकालें तो 2 आएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। आपको गिवन है 9/4 की पावर -3/2। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हम मान लेते हैं ये z इसकी वैल्यू देता है, तो z की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब आपको 2-3 बातों का ध्यान होना चाहिए दोस्तों। ये इंडाइसिस पावर एक्सपोनेंट, आपने सर्ड इंडाइसिस का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें इंडाइसिस पावर एक्सपोनेंट तीनों का एक ही नाम है, इंडाइसिस पावर या एक्सपोनेंट आप कुछ भी बोले। उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें एक होती है आपकी a की पावर -m। अगर किसी की पावर माइनस हो, जो ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों, जो ये निचले वाली टर्म है इसको हम बेस कहते हैं और इसको पावर इंडाइसिस या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अगर ये कभी भी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को पलट देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 की पावर m 1, a की पावर m a। कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लाना चाहेंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कभी भी अगर हम पूरी टर्म को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसका साइन पलट जाता है। तो चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो 9/4 है, तो इसको अगर हम बेस को पलटेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी दोस्तों। फिर आपको दूसरा रूल पता होना चाहिए कि अगर a की पावर m/n है, तो ये जो डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन में जो पावर है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये तो इस बेस का nth रूट बनाएगा, और जो ये m है ये m इसकी पावर होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बेस इसका जो पावर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका nth रूट बना देगा बेस का, और इसकी होल पावर m होगी। फिर आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ ये जो है ये इस बेस की ही पावर होती है। हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर m। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो रूट बनाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो पावर बनाता है बेस की। चलिए हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों 2, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/9 की होल पावर 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। इसको और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 8/27 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द लार्जेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 105 एंड 315, 105 और 315 को भाग करने वाली बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या आपको बतानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर को डिवाइड करे वो आपकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर दिए गए संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड करे उसे हम उन नंबर का एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ अगर आपको निकालना आता है तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ऑप्शन से ही ट्राई कर लेते हैं कि क्या सबसे बड़ा नंबर चारों में 315 क्या दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं, इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा तो 315 नहीं हो सकता। इसको डिवाइड करेगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। क्या 105 105 दोनों को डिवाइड करेगा, एक पे गया और ये 3 बार कट गया तो बिल्कुल करेगा।
तो 105 ही इस सवाल का उत्तर होगा। या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, 105 और 315 का अगर हमें HCF निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन नंबर है, तो ये 21 पर जाएगा और ये 63 पर जाएगा। अब किस पे जा रहा है, 7 से जा रहा है 3 बार और ये जा रहा है 9 बार, 3 से भी जा रहा है 1 बार 3 बार। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे जिन जिन से डिवाइड हुआ है, तो 35 3 जा कितना 105। यही इस सवाल का उत्तर है। एक तरीका ये है। एक और तरीका क्या हो सकता है HCF निकालने का, 105 और 315 का अगर आपको HCF निकालना है तो आप इनका गैप कीजिए। इनका जो गैप होगा 5, 0, 1, 3 और 210। या तो HCF यही नंबर होगा, या इसको डिवाइड करने वाला कोई नंबर, या इसको डिवाइड करने वाला कोई नंबर, या 210 का कोई फैक्टर, आप ऐसे भी कर सकते हो। या तो 210 इन दोनों नंबर का HCF होगा, या फिर दोस्तों 210 को जो डिवाइड करेगा और जो नंबर किसी को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि या तो 210 ही इनका HCF होगा, या 210 का कोई फैक्टर ही इन दोनों का HCF होगा। तो आप मुझे बताएं, क्या 210 इन दोनों को डिवाइड करेगा? जी नहीं करेगा, 105 को, तो छोटा रह जाएगा। तो 210 का और कौन है, 2 से डिवाइड करें 105। तो हम पहले बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 105 इसका फैक्टर है, तो क्या 105 से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो 105 ही इसका HCF होगा। अगर मान लो 105 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाता तो हम इसको आगे लेकर चलते, 3 से जाएगा कितने पर, 70 पर, तो हम 70 से ट्राई करते। अगर फिर 70 से भी नहीं करता है तो फिर हम इसको और आगे लेके जाएंगे, जैसे 5 से जाएगा कितना 21 बार, तो हम 5 से इसको सॉरी ये तो इसको डिवाइड करना ना, 4 और 2 42 पर, तो 42 से कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले इसको बड़ा नंबर डिवाइड करेगा दोनों को, वही इन दोनों का HCF कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A train runs at a speed of 28 km/h for 4 hours and at 30 km/h for 5 hours and the remaining 48 km in 1 hour. Find the average speed of train. क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी है जो कुछ दूरी 28 km/h की चाल से 4 घंटे में तय करती है, फिर कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है, और फिर आखिरी 48 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। आप औसत चाल ज्ञात करें। तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होगा दोस्तों, एवरेज स्पीड जो होगी ऑफ ट्रेन, वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इन द होल जर्नी, कि कुल दूरी कितनी तय की है और उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लगा है उससे डिवाइड। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। तो आप जानेंगे कि भाई टाइम तो हमारे पास है, पहले दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगा, फिर हमें 5 घंटे का समय लगा, फिर हमें 1 घंटे का समय लगा, और इन 4 घंटे में जो स्पीड थी वो 28, तो 28 इंटू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी 28 इंटू 4, यहाँ पर 30 इंटू 5, 30 की स्पीड से 5 घंटे में, और यहाँ पर तो बताया ही आपको कि 48 किलोमीटर चला है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 112 प्लस ये आ जाएगा 150 प्लस ये आ गया 48, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10। इन सभी को ऐड करेंगे तो एक 150 प्लस 112 प्लस 48 ये 310 आएगा, और ये 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड रहेगी दोस्तों वो 31 किलोमीटर पर आवर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट्स, 36 को 2 भागों में बांटिए ताकि द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 1/8, कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/8 हो। फाइंड बोथ द पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स आप बताएं दोनों भाग क्या होंगे। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, आप बाय ऑप्शन जा सकते हैं हिट एंड ट्रायल के मेथड से। तो 36 को आपको 2 ऐसे भागों में बांटना है दोस्तों, मान लो ए और बी वो 2 पार्ट हैं, कि जब उनका रेसिप्रोकल किया जाए तो जोड़ने पर उनका 1/8 आए। तो अगर हम बाय ऑप्शन इस सवाल को सोल्व करते हैं तो देखिए पहले तो दोनों पार्ट्स का सम 36 होना चाहिए। क्या सभी का सम 36 है? बिल्कुल है, तो कोई भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद हम ऐसे ऑप्शन को लेंगे जो हमें आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करता जाए। अगर आप इसको लेंगे 25 और 11, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/25 प्लस 1/11 ये आएगा 11 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11, तो ये आ जाएगा आपका 275, ऊपर आ जाएगा आपका कितना 36।
1/275। तो आप देख पाएंगे 1/8 नहीं आया तो ये गलत है। तो फिर उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। अगर आप 24/12 लेते हैं तो यह आएगा 1/24 प्लस 1/12। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 24 ही आएगा, तो ये 1 + 2 और ये आ जाएगा 3/24 और ये आ जाएगा 1/8। जब कभी भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एक बात याद रहे, वही ऑप्शन हमारा उत्तर निकाल कर लाता है जो आसानी से क्वेश्चन को सरलता से सोल्व करता हुआ निकल जाता है। अगर कहीं पर भी आपको तकलीफ हो रही है तो समझ जाना वो ऑप्शन उस सवाल का उत्तर रेयर ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमने ऑप्शन से चेक किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 24/12। अगर इसी क्वेश्चन को हम तरीके से सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/a प्लस 1/b = 1/8 है दोस्तों। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करें तो ये आ जाएगा b + a/ab = 1/8। लेकिन मुझे तो पता है कि जो मेरे a + b या b + a की जो वैल्यू होगी वो 36 होगी, ये मुझे 1 बता रहा है। तो इसका मतलब 1 यूनिट हमारी 36 के इक्वल है दोस्तों। तो 8 यूनिट हमारी कितने के बराबर होगी, 8 × 36। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 8 × 36 आया यही AB की वैल्यू है। 8 × 36 क्या मैं कह सकता हूँ A 8 और B 36 होगा। तो अगर ऐसा है तो इनका सम 36 आना चाहिए, ये तो ज़्यादा आएगा। इसका मतलब A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 36 नहीं हो सकती। तो हम 36 को तोड़ लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ 36 12 × 3 होता है, और ये 3 हम इधर 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 8 है हम इस 8 में इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में तो है। तो ये 8 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का सम 36 होगा। A अगर 24 है, B 12 है, तो क्या इनका सम 36 है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं A की वैल्यू 24 और B की वैल्यू 12, यही सवाल का उत्तर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि A 24 B 12 हो सकता है A 12 हो B 24 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उत्तर 24 12 या 12 24 ही रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। When 40% of a number is added to 42, the result is the number itself. Find the number. मतलब किसी संख्या के 40% में अगर हम 42 जोड़ दें तो परिणाम में मुझे वह संख्या ही प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों करने के। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई नंबर है जिसका 40% अगर निकाल लिया जाए और उसमें 42 जोड़ दिया जाए तो मुझे परिणाम में संख्या मिलती है, मतलब मुझे 100% ही मिलता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो मुझे वह संख्या ही मिलती है। तो क्यों ना मैं ये कहूँ कि भाई ये नंबर जो है वो 60% के बराबर होगा। 40% में निकाल चुका था किसी नंबर का, अब उसमें मैंने ऐसे क्या जोड़ दिया कि वो 100% बन गया। इसका मुझे इस नंबर का बाकी का बचा हुआ 60% जोड़ दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 60% ही 42 के बराबर होगा? तो 1% यहाँ से कितना होगा दोस्तों, 7/10। तो 100% कितना होगा, 700/10। इसका मतलब 70 सवाल का सही उत्तर है। अब कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे जिनको चुल होती है एक्स से करने के लिए, तो हम उनके लिए भी बता देते हैं। क्योंकि होते हैं एकदम से उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती जो एक्स से चलते रहते हैं, तो हम उनको एक्स से भी बता देते हैं कि लेट नंबर बी एक्स। सो एक्स का अगर हम 40% निकाल लें और उसमें फिर 42 ऐड करें तो हमें एक्स ही मिलता है। अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 2, ये आएगा 5, और 5 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/5 है, और दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x रह जाएगा दोस्तों। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 210, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x। तो 5x में से 2x जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3x, और ये कितना 210। 3 से 210 70 बार जाएगा तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 70। और भी तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 40% का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, 2/5। 20% होता है 1/5, तो 40% उसका डबल हो जाएगा 2/5। तो ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये डिनोमिनेटर में ये जो नंबर होता है, ये इस परसेंट के साथ जो वैल्यू होती है, आप बताइए किसका 40%? 40% ऑफ अ नंबर। तो जिसके बारे में, जिस परसेंट को जिसके बारे में, जिसके संबंध में बताया जाएगा, जैसे ये 40% किसका 40%? नंबर का 40%।
वो हमेशा निचले वाला नंबर कहलाता है। अगर कहता है 40% ऑफ स्टूडेंट्स तो ये स्टूडेंट होंगे। अगर कहता है 40% ऑफ मार्बल्स तो ये मार्बल्स होंगी। अगर कहता है 40% ऑफ नंबर तो ये नंबर होगा। और ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है ये इसी का रिजल्ट होता है कि इस नंबर का 40% जो आएगा वो ये आउटपुट देगा, वो ये वाली आउटपुट देगा। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने मान लिया नंबर कितना था 5, उस 5 का 40% कितना आया 2। तो अब मैं इस 2 में अपने 2 में कितना ऐड करूं कि मुझे 5 ही मिल जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो 3 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी बताइए दोस्तों 42। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 14। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी होगी 70। सवाल का उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज 7 पैसे ऑफ ₹75, मतलब 7 पैसे 75 रुपये के कितने प्रतिशत है। 7 पैसे 75 रुपये का कितना परसेंट है। तो 7 पैसे 75 रुपये का कितना परसेंट है। तो परसेंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100, क्योंकि परसेंट जो है वो 100 पर कैलकुलेट किया जाता है कि 100 पर कितना परसेंट क्या होता है 100 पर कितना। तो 75 पर 7 है तो 100 पर कितना, तो ये आपका परसेंट होगा। अब ये पैसे में है यूनिट और ये रुपीज़ में है, या तो दोनों को पैसे में रखो या दोनों को रुपीज़ में रखो। अब इसको पैसे में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसे। ये रुपीज़ आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी पैसे में। तो 100 से 100 जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 7/75%। यही सवाल का उत्तर है, कुछ था ही नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3680, कि किसी वस्तु को 3680 रुपये में बेचा गया एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 15% और उसका लाभ परसेंट 15% है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 15%, सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है और कॉस्ट प्राइस मुझे बताना है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि 15% क्या होगा 15/100, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20। तो प्रॉफिट किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो 20 पर 3 का प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा 23 यूनिट होगा। और 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना बेटा 3680। तो 1 यूनिट कितने की होगी, ये इससे जाएगा 16 बार और ये 0। तो 1 यूनिट मेरी 160 रुपये के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट 160 रुपये के बराबर है तो 20 यूनिट कितने के बराबर होगी दोस्तों, ये हो जाएगा 3200 रुपीज़। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इस तरह से भी अप्रोच ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 100 मानकर भी करते हैं कि भाई मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15% ज़्यादा होगा तो 115 होगा। आप चाहें तो काट भी सकते हैं क्योंकि यूनिट क्या है रेशो ही तो होती है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो 23 में हमने बेचा है, बेचा कितने में 3680 रुपीज़। तो 1 की वैल्यू कितनी वही 160 रुपये, तो 20 की वैल्यू कितनी 3200। सवाल का उत्तर। कोई परसेंट में ही निकालना चाहे तो ऐसे कर सकता है कि भैया 15% प्रॉफिट हुआ है, 100% तो कॉस्ट प्राइस की होती है वैल्यू, 15% प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा 115% के इक्वल हो गया। 115% कितना 3680 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं 1% निकालता हूँ तो मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा 160/5 और 5 से भी जाएगा ये कितना, ये आ जाएगा 3 और 2 32। तो 100% कितना होगा 3200 रुपये। आप किसी भी अप्रोच से सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम्स। 50 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं एंड द रेस्ट प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम्स हॉकी और कबड्डी। और बचे हुए छात्रों में कम से कम 1 या 2 गेम तो खेलते ही खेलते हैं, मतलब कम से कम 1 गेम तो खेलते हैं हॉकी या फिर कबड्डी। जो 2 गेम आपको दिए गए हैं हॉकी और कबड्डी में से कोई 1 गेम तो खेलते ही खेलते हैं, हो सकता है वो दोनों गेम भी खेल ले। 25 हॉकी खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं। आपको बताना है उन छात्रों की संख्या जो दोनों गेम खेलते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों।
देखिए 50 छात्र हैं जिसमें से 15 तो छात्र खेलते ही नहीं है, तो बचे हुए छात्र कितने 35। ये वो छात्र है तो जो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे, जो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। इनमें वो छात्र भी शामिल है जो हॉकी खेलते हैं, इनमें वो छात्र भी शामिल है जो कबड्डी खेलते हैं, इनमें वो छात्र भी शामिल है जो दोनों गेम खेलते हैं, हॉकी प्लस कबड्डी। मतलब 35 छात्र तो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए n एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A एंड B बोथ, है ना। इस एंड को हम इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। तो इस बात का मतलब क्या होता है, A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि वो छात्र, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B का मतलब होगा जो A भी खेलते हैं, जो A गेम भी खेलते हैं, जो B भी गेम खेलते हैं और जो दोनों भी गेम खेलते हैं, ये उन सभी का टोटल नंबर होगा। तो आप मुझे बताएं सभी गेम खेलने वाले कितने हैं, 35। और जो सिर्फ और सिर्फ A गेम खेलने वाले हैं, आप यहाँ पर A की जगह, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हॉकी, B की जगह लिख सकते हैं कबड्डी। यहाँ पर आ गया हॉकी, कबड्डी, हॉकी एंड कबड्डी, हाँ ठीक है। तो हॉकी और या कबड्डी या दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं, 35। अब सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने हैं, सिर्फ नहीं, हॉकी खेलने वाले, दोनों बातों में फ़र्क है। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, सिर्फ हॉकी खेलने वाले, दोनों बातें अलग होती हैं। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 25 प्लस कबड्डी खेलने वाले कितने हैं, 20। और ये मुझे निकालना ही है, हॉकी एंड कबड्डी दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं। तो ये आ गया 45, 35, ये इधर जाएगा 45 माइनस 35, 10, ये इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों गेम खेलने वाले छात्र कितने हैं, 10 हैं। तो एक तो ये तरीका है। अगर आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझना है, वेन डायग्राम के थ्रू, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया देखिए ये वो छात्र हैं जो हॉकी खेलते हैं, कितने हैं, 25। ये वो छात्र हैं जो कबड्डी खेलते हैं, कितने हैं, 20। और ये वो छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, बोथ हॉकी एंड कबड्डी। और मुझे यही बताना है कि ये कितने हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ से ये, है ना, ये कितने छात्र हैं। आप कहेंगे सर 35 है, क्यों, क्योंकि यही तो गेम खेलते हैं, 35 ही तो गेम खेलते हैं। मैंने कहा ये हॉकी खेलने वाले हैं, ये कबड्डी खेलने वाले हैं, तो ये सारे के सारे अगर मैं मिलाता हूँ तो ये कितने छात्र होने चाहिए। आप कहते हैं सर 35 होने चाहिए। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। अगर मैं इन हॉकी खेलने वाले छात्रों में, इन हॉकी खेलने वाले बच्चों में जो हॉकी खेलते हैं, अगर उनमें मैं ऐड कर लूँ दोस्तों कबड्डी खेलने वाले, तो आप कहेंगे सर इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना वो आपने हॉकी में भी काउंट किया और यही वाला हिस्सा आपने कबड्डी में भी काउंट किया, हॉकी में भी काउंट किया, कबड्डी में भी काउंट किया, आपने 2 बार काउंट किया, तो आपका गलत उत्तर आएगा। मैंने कहा ठीक है आने दो, आप इन दोनों को ऐड तो करो। तो आप कहेंगे सर 25 प्लस 20 हमारा 45 आ गया। हॉकी और कबड्डी खेलने वाले संख्या जो है मेरे पास 45 आ गई। मैंने कहा भैया 45 क्यों आ गई, क्योंकि इस वाले पार्ट को 2 बार जोड़ा गया है, जबकि मेरे पास तो 35 ही छात्र थे जो गेम खेलते हैं, लेकिन 45 आ गए। ये कैसे हुआ। तो आप कहेंगे सर 35 माइनस कर दो, इसमें से 35 माइनस कर दो, तो बचे हुए छात्र कितने हैं, 10। तो ये वो छात्र हैं क्या ये वही छात्र हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट हुए थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्यों, देखिए आप दोबारा देखिए कि ये 35 छात्र कैसे आए। एक तो ये वाला चांद जिसमें प्लस मैंने किया है, और एक ये वाला चांद, कबड्डी वाला चांद जिसमें मैंने माइनस किया है। ये कबड्डी वाला चांद, ये हॉकी वाला चांद, और ये बीच में बचा हुआ हिस्सा, इन सबको जोड़ के 35 आता है, 35। तो जब मैंने ये 35 माइनस किया होगा तो ये हिस्सा एक ही बार इसमें आया होगा, इसमें 2 बार था। इस वाले हिस्से में ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो है ही, ये भी है, ये 2 बार है। 45 में दोस्तों एक ये वाला चांद है,
एक ये वाला चांद है और ये 2 बार है, और 35 में ये चांद है और ये चांद है, तो ये तो इसमें भी है, वो कट जाएगा। अब ये 2 बार नहीं, ये सिर्फ एक ही बार है, तो एक बार कट जाएगा, एक बार रह जाएगा, और यही 10 इस सवाल का उत्तर है। देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर, इनमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, वह संख्या जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q जो होता है आपका वो इंटीजर्स है। वो क्या आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आपके पूर्णांक पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, कंप्लीट नंबर जो होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और नेगेटिव में -1 -2, ये सब आपके क्या है इंटीजर्स है। जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो इंटीजर्स है। तो आपके p और q इंटीजर्स है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो या तो वो नंबर इनडिटर्मिनेंट हो जाता है या फिर वो नंबर आपका अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो एक लगा लो यार, एक इसके कुछ नहीं है, इसके नीचे तो एक लगा ही सकते हैं। तो ये भी आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल है। भाई न्यूमरेटर तो 0 हो ही सकता है, ये भी आपका रैशनल है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन पाई आपका रैशनल नंबर नहीं है। यही इस सवाल का उत्तर है। पाई जो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन नहीं, पाई की वैल्यू जो वो सिमिलर टू 22/7 होती है, वो 22/7 कभी ज़िंदगी में नहीं होती। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। यूलर नंबर भी एक इर्रेशनल होता है। जितने भी नंबर आपके सर्च में आते हैं, रूट में आते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी सारे नंबर आपके रैशनल है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। समय को देखते हुए मैंने बचत करते हुए पहले ही गोले की पिक्चर आपके डायग्राम आपके सामने बना लिया है। तो ये इसकी रेडियस मान ली मैंने और ये इसका सेंटर है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 4πr स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गोला होता है दोस्तों उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, क्योंकि चारों तरफ से क्या होता है गोल। और इसको लेटरल सरफेस नहीं, इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोल है ना, ये चारों तरफ से क्या है गोल। अगर ये सपाट होता जैसे दीवारें होती हैं तो हम इसके एरिया जो चारों तरफ का एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते थे। तो 4πr स्क्वायर कट जाएगा इससे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 616। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि πr स्क्वायर कितना आ गया 616। इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों हम लिख लेते हैं कि 4/3πr क्यूब होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो 4/3πr क्यूब होता है, तो 4/3πr क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं πr स्क्वायर इंटू r। और πr स्क्वायर की तो मुझे वैल्यू पता ही है दोस्तों, 4/3 इंटू 616। बस मुझे r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ से भी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से प्रॉपर सोल्व कीजिए इस सवाल को, लेकिन मैं कैसे सोल्व करता हूँ देखिए। रेडियस और एरिया, आप 2 सर्कल में बात कीजिए या एक ही सर्कल के 2 बार एरिया की बात कीजिए या 2 क्यूब की बात कीजिए, 2 स्फेयर की बात कीजिए। जो उनके एरिया का रेशो होता है उनका स्क्वायर रूट करने पर उनकी रेडियस का रेशो आ जाता है, उनकी साइड का रेशो आ जाता है। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं की रेडियस का रेशो आपको पता है, 2 सर्कल की रेडियस का रेशो पता है, 2 स्फेयर की रेडियस का रेशो आपको पता है, तो उनका स्क्वायर करने पर उनके एरिया का रेशो आ जाता है। तो अब मुझे एक बात याद है कि जब किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो उस केस में उसका एरिया 154 होता है। ये हमें याद है, मुझे याद है, आपको भी याद रखना होगा, आपके आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो एरिया 154 है, लेकिन यहाँ पर एरिया कितना सर्कल का 616। तो मैं इनके एरिया का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो 154 एक बार और ये 4 बार जाएगा कितना 4, 616। तो एरिया का रेशियो 1:4 आया है। तो एरिया का रेशियो 1:4 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से इनकी रेडियस का रेशियो दोस्तों 1:2 होगा, क्योंकि जो एरिया का रेशियो होता है वो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आता है। रेडियस का स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आता है। तो ये किसका स्क्वायर 1 का, ये किसका स्क्वायर है 2 का। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 14। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ कि रेडियस कितनी आएगी 14 आएगी, और यहाँ पर लगा देंगे 14।
अब यहाँ से निकाल कर भी दिखा देते हैं आपको एक बार। तो पाई की वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगी 22/7, इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 7/22, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा ये 5 और ये 6, 2 से फिर जाएगा 28 बार। तो 28 क्या होता है 4 × 7, 4 × 7 × 7, तो 2 बार 7 आ गया, 1 बार 4 आ गया। तो जब r स्क्वायर रूट करेंगे 4 × 7 × 7 का, तो 7 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ से सोल्व करना है दोस्तों बस इसको। अब देखिए यहाँ पर भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब मुझे पता है हर ऑप्शन में क्या है 3 3 3। अब क्या ये 3 कहीं से कट रहा है? नहीं कटता। 6 6 12 और 1 13 नहीं कटता। रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल कि अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता तो नंबर भी 3 से कटेगा। ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, इसका मतलब 3 तो जाएगा नहीं, 3 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इनकी यूनिट डिजिट 0 है और यहाँ पर 6 है, एक ऑप्शन में है ही नहीं। हो सकता है कि हमें इससे पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे चेक करना है तो क्या आएगा, ये 4 6 24 की लास्ट डिजिट 4 आएगी, 4 6 24 की लास्ट डिजिट 4, 4 4 16, तो आखिरी की जो डिजिट होगी वो 6 होगी। इसका मतलब सवाल का उत्तर ही 90% यही होगा। 90% क्यों होगा? क्या हो सकता है कि 6 आए लेकिन ये उत्तर ना हो, तो फिर उस केस में आंसर क्या होगा? नन। ये तो होंगे ही नहीं, तो हमें इसको पूरा सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर यही है दोस्तों 10976/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज, क्या होगा? आपसे पूछा गया पेरीमीटर किसका? सेमी सर्कुलर प्लेट है, एक अर्धवृत्ताकार कोई प्लेट है, ठीक है। वैसे ऐसी प्लेट कभी देखी नहीं गई, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब डायमीटर, और डायमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों? रेडियस का डबल होता है, तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर रेडियस रही होगी। तो पेरीमीटर हमें बताना है, तो किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज निकालना होगा। सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज मतलब आपको अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से वापस यहीं पर आपको आना होगा, और बीच में कहीं नहीं जाना होगा, सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री को आपको ऐड करना होगा। तो ये तो हो गया आपका कितना 7 + 7 मतलब 2r, r + r 2r, और ये हो गया आपका कितना कंप्लीट अगर होता है तो ये पाई होता है, 2πr होता है। कंप्लीट अगर ये होता है तो ये 2πr होता है। अगर आधा होगा तो कितना होगा? 2πr का आधा होगा तो πr होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी r कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 + π। रेडियस आपकी 7 है, 2 + π आपका 22/7 है। अब इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। ये हो गया 14, ये आ जाएगा 22, तो ये आ गया आपका कितना 36 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर, ये सवाल का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 124। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 वर्ष था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपकी वर्तमान आयु के ऑप्शन आपके पास है। आप चाहें तो डायरेक्ट सवाल को बाय ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या आपका 36 9, तो अगर हम मान लेते हैं पिताजी 36 साल के थे और बेटा 9 साल का है, तो जोड़ने पर 45 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनकी 5 उम्र कम हो जाएगी, इनकी 5 उम्र कम हो जाएगी, तो कितना 4। तो इनकी 5 साल पहले की आयु का गुणनफल 124 आना चाहिए, तो क्या है 124 है, बिल्कुल। तो इस सवाल का उत्तर यही है, ठीक है। लेकिन अगर इस सवाल को मुझे ऑप्शन से ना करके डायरेक्ट करना हो तो किस तरह से होगा? भाई मैंने कहा फादर और सन की दोनों की आयु का योगफल कितना है 45 है, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब हमें ये नहीं करना कि इसमें ये भी नहीं करना कि इधर x मान ले, इसको 45 - x मान ले, ऐसा कुछ नहीं करना। हम कहते हैं भाई 5 साल पहले हम गए तो वहाँ पर पिताजी और बेटे की आयु का गुणनफल कितना 124 वर्ष है। तो क्यों ना इसके, क्योंकि इन दोनों की गुणाई है तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई इसको तोड़ लो। अगर मैं इसको 2 में तोड़ता हूँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 62 साल के, ये 2 साल के। अगर ये 5 साल पहले 2 साल के थे
तो आज 5 साल ऐड करेंगे तो कितने के हो जाएंगे, 7 के, और ये कितने हो जाएंगे, मतलब इनकी आयु का योगफल तो ये 62 का ही है पहले, और ज़्यादा आएगा इसमें 5 ऐड करके, तो क्या दोनों की आयु का योगफल 45 होगा, नहीं, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये 4 साल का है बेटा और पिताजी 31 साल के हैं, कब, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, तो वर्तमान में 5-5 उम्र इनकी और बढ़ जाएगी, तो ये 9 साल के हो जाएंगे और ये 36 साल के हो जाएंगे। क्या दोनों की आयु का सम 45 है? अगर है तो इनकी आयु भी यही है। इस सवाल का उत्तर होगा पिताजी 36 साल के होंगे और बेटा 9 साल का होगा। अब इस बात को ऐसे ना लें कि इसमें तो सर पहले 9 लिखा है बाद में 36 लिखा है, तो आई अंडरस्टूड है, बेटा तो 9 ही साल का होगा, पिताजी 36 साल के। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिताजी 9 साल के हो जाएंगे और बेटा 36 साल का है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, मिस सोनिका इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 3 years एंड रिसीव्ड ₹1,080 एज इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मिस सोनिका जो है वो 6,000 रुपये 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार देती हैं और उनको 1,080 रुपये ब्याज के रूप में आय होती है, उसकी इनकम होती है। तो बताइए उसकी ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो आप भी लगा लीजिए। SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, और यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, रेट आपको निकालनी है, ठीक है। लेकिन रेट होती क्या है, आप इस बात को समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होती क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि 1 साल में प्रिंसिपल पर मिला ब्याज, 1 साल में प्रिंसिपल पर जो मिला ब्याज होता है वही आपकी सालाना दर होती है। जैसे आप ये कहेंगे सर मुझे 3 साल में कितना ब्याज मिला है, 1,080 रुपये 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, 3, 6 और 0, 360 रुपये। मतलब 1 साल में 360 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में जो प्रिंसिपल पर मिला ब्याज होता है वही दर होती है। तो कितना, 360 मिला प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज़। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा 6 बार, तो दर आ जाएगी आपकी 6% पर एनम। ये सवाल का उत्तर है। तो अगला सवाल क्या कहता है, इन व्हाट टाइम विल ₹4,000 एट 3% सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इनकम एज ₹5,000 इन 5 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। जब कभी भी इनकम की बात आती है कि मुझे इतना इनकम मिलती है ब्याज वाले सवालों में, तो इनकम ब्याज को रिप्रेजेंट करती है, आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रोड्यूस द सेम इनकम, है ना, सेम इनकम प्रोड्यूस करने का मतलब सेम इंटरेस्ट देना। तो इन व्हाट टाइम, कितने समय में 4,000 पर 3% के साधारण ब्याज की दर पर हमें सेम ब्याज मिलेगा, कहाँ से, 5,000 पर 5 साल का 4% साधारण ब्याज की दर से। तो पहले देख लेते हैं भाई, 5,000 पर कितना, 4% की दर से 5 साल का, तो 1 साल का 4% हो गया, तो 5 साल का कितना 20% ब्याज मिलेगा। 1 साल का 4, 2 साल का 8, 3 साल का 12, 4 साल का 16, 5 साल का 20%, 5 चौक 20%। तो मुझे 20% जो ब्याज मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा भाई, 10% 500, तो 20% कितना हो गया 1,000 रुपये। मतलब ये 1,000 रुपये जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, आप PRT का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट क्या कहा कि 4% का 5 साल, हर साल 4% ब्याज मिलेगा, तो 5 साल में 20% ब्याज मिलेगा। मैंने ब्याज को एक्यूमुलेट कर लिया, तो 20% ब्याज सीधा 5,000 का कितना होता है, 1,000 होता है। तो 1,000 ब्याज जो मुझे मिलेगा वो 4,000 पर कितने साल में बनेगा। तो आप मुझे बताएं, जो दर होती है वो सालाना होती है, 1 साल पर कितना ब्याज मिलता है, 3% मिलता है, 1 साल का 3%। तो अगर मैं 4,000 का 3% ब्याज निकालता हूँ दोस्तों, तो ये कितना आएगा, 120 रुपये। अब 120 रुपये 1 साल में मिलता है, मुझे कितना चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए। तो 1,000 रुपये बनाने में मुझे कितने साल लग जाएंगे भाई, 120 रुपये तो 1 साल में मिलता है ब्याज। तो 1,000 रुपये मुझे कितने सालों में मिलेंगे, आप इसको काट लें, 0 से 0 गई, 12 से, और ये आ जाएगा 25/3, 4 से काट देंगे तो ये, और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 से 1/3 साल। ज़्यादा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.33 ईयर्स, जो कि आपका
लास्ट ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर आप यहाँ से इस बात को ना समझ पाए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई 5,000 पर 4% के हिसाब से जो 5 साल का ब्याज मिलता है, तो 4% से 5 साल का जो ब्याज होगा वो 20% होगा। तो 20% मैंने निकाला तो 1,000 रुपये आ गया। अब यही 1,000 रुपये ब्याज मुझे यहाँ पर मिला होगा, तो मुझे मिलता कितना एक साल में? 4,000 का 3% के हिसाब से 120 रुपये ब्याज मिलता है। एक साल में 120 मिलता है, तो 1,000 रुपये लेने के लिए मुझे कितने साल लग जाएंगे? 120 से भाग लगा दो, 8 से 1/3 साल लग जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो इसको PRT से करना चाहते हैं तो कर ले भैया। 1,000 ब्याज मिलेगा, ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम भाग 100। यहाँ से कर लें आप सोल्व, बात वही आएगी। ये इससे कहेगा 4 बार, ये इससे जाएगा 25 बार, और यहाँ से आपका आ जाएगा 25/3 टाइम, इतने साल। चलिए देखते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 इन 2 years एट 15% पर एनम इज रुपयों में कितना होगा? पूछा गया कि 18,000 पर 2 साल का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या? देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपको प्रिंसिपल पर ही मिलता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर मिला ब्याज ही आपका साधारण ब्याज होता है। हर साल प्रिंसिपल पर मिला ब्याज ही आपका साधारण ब्याज होता है। जो आप हर साल ब्याज लेंगे प्रिंसिपल पर, वही आपका साधारण ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि आप हर साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, प्लस पिछले वर्ष या वर्षों में जितना भी आपको ब्याज मिला है उन ब्याज का भी आप करंट ईयर में ब्याज लेंगे। जैसे मान लो मैं पहले साल प्रिंसिपल का ब्याज लूँगा, उससे पहले कोई ब्याज नहीं मिला तो सिर्फ ब्याज पहले साल का मिलेगा। अगले साल जाएंगे तो प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे, फिर जो पिछले साल मिला था उसका भी ब्याज लेंगे। फिर तीसरे साल जाएंगे तो प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे, और फिर जो पहले साल ब्याज मिला था उसका भी ब्याज लेंगे, जो दूसरे साल ब्याज मिला उसका भी ब्याज लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रिंसिपल पर मिला ब्याज प्लस ब्याज पर भी मिला ब्याज, दोनों को एक्यूमुलेट करके हम कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। एग्जांपल का इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। भाई 18,000 रुपये है। अगर मुझे सिर्फ ये कहा जाता कि 2 साल, ये पहला साल ये दूसरा साल, कि 15% की दर से मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो ये प्रिंसिपल रहा, ये रेट रही, तो इस प्रिंसिपल का इस रेट से जो ब्याज मिलेगा वो कितना आ गया? 2700 रुपये। और कुछ नहीं लेना। अगले साल जाएंगे फिर इस प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे तो फिर से 2700 रुपये। तो बस यही ब्याज आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? भाई पहले साल यहाँ पर आएंगे, इस प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे, तो जितना ब्याज मिला वो प्लस पिछले साल के ब्याज पर ब्याज। पिछले साल कुछ था नहीं तो पहले साल सिर्फ 2700 रुपये मिलेगा। इसलिए हम कह देते हैं कि पहली अवधि में जो भी आप 1 साल की है, 6 महीने की, 2 महीने की, पहली अवधि में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर ही होते हैं। फिर नेक्स्ट अवधि में चलेंगे, नेक्स्ट ईयर में चलेंगे तो प्रिंसिपल का तो ब्याज लेंगे ही लेंगे दोनों। अब पिछले वर्ष जो ब्याज मिला उसका भी यहाँ पर ब्याज मिलेगा, कितना? 15%, जो भी दूसरे साल की रेट है। हो सकता है डिफरेंट हो, तो दूसरे साल में इधर ब्याज ले रहे हैं, इधर खड़े हैं तो इधर की रेट लगेगी, इधर खड़े तो इधर की रेट लगेगी। पहले यहाँ खड़े थे, इसका ब्याज लिया तो 2700 आ गया। अब इधर खड़े तो इसका ब्याज लेंगे तो ये 2700 आ गया, प्लस इसका भी 15%, तो ये कितना हो गया? 405। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपका CI आ जाएगा। ये SI होता है सिर्फ, और ये सारा CI होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 5,400। इन दोनों को ऐड किया प्लस 405, तो ये कितना हो गया? 5,805। ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2 men X and Y स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। 2 व्यक्ति X और Y एक कॉमन पॉइंट से शुरू करते हैं चलना। X walks at 5 km/h एंड Y walks at 4 km/h। X जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और Y आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। हाउ मैनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी? इफ़ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि वे दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। मान लीजिए कॉमन पॉइंट ये है, X यहाँ से चलता है, Y भी यहीं से चलता है। X इस तरफ जाता है और Y इस तरफ जाता है, तो X की जो स्पीड है वो कितनी है? 5 km/h, और जो Y की है वो 4 km/h। तो उसने कहा कि 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे में कितना दौड़ेगा? दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम, तो ये चलेगा 5 × 3, तो कितना? 15 किलोमीटर। ये 3 घंटे में कितना दौड़ेगा? 12 किलोमीटर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 27 किलोमीटर। यही इस सवाल का उत्तर है।
चलिए चलते हैं अपनी 19 क्वेश्चन पे। ए सम ऑफ ₹41 वॉज डिवाइडेड अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ईच बॉय गेट 90 पैसे एंड ईच गर्ल्स गेट 65 पैसे। इफ़ देयर आर ऑल टुगेदर 50 चिल्ड्रन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब कि अगर 41 रुपये मुझे लड़के लड़कियों में बांटने हों और वो कुल मिलाकर 50 बच्चे, कहने का मतलब 50 बच्चों में मुझे लड़के लड़कियां जो हैं उनमें पैसे बांटने हैं 41 रुपये। हर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। आप बताइए कि अगर टोटल 50 बच्चे हैं तो लड़के उनमें कितने और लड़कियां उनमें कितनी हैं। तो एक तो दोस्तों इन सवालों को करने में आप बाय ऑप्शन कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाय ऑप्शन जाना चाहते हैं तो इनसे ट्राई करें। मैं आपको डायरेक्ट इस सवाल का आंसर निकालना सिखा देता हूँ। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है दोस्तों इनमें कि अलग अलग की बात होती है और मिलाकर भी बात होती है, तो उनमें एक मेथड लगता है एलिगेशन मेथड। तो इस एलिगेशन मेथड में भी दो तरह से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो आपको जल्दी समझ में आ जाए वो बता देता हूँ। जैसे कितने, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बच्चों की संख्या। तो मैं सबसे ऊपर क्या रखता हूँ, बच्चों की संख्या है कितनी, टोटल 50 है। अब 50 में क्या है, लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। अब मैं सिर्फ एक लड़के लड़की की बात करता हूँ। तो इसमें एक लड़के को कितने पैसे मिलते हैं, 90 पैसे, और एक लड़की को कितने मिलते हैं, 65 पैसे। इसमें आपको किस तरह से करना है सवाल को कि आपको एक बार ये मान लेना है, सोच लेना है कि ये 50 के 50 आपके लड़के हैं। आपको ये मान लेना है ये 50 के 50 क्या आपके लड़के हैं। अगर ये 50 के 50 लड़के हैं तो एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, तो 50 को कितने मिलेंगे, 4500 पैसे। एक बार आपको ये मान लेना कि 50 के 50 लड़कियां हैं। मैं जानता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको एक बार मान लेना है कि 50 के 50 लड़कियां हैं, तो एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो 50 को कितने मिलेंगे दोस्तों, तो 0, 25, 30 और 2 32, 3250 पैसे। जबकि सबको मिलाकर, लड़के लड़कियों को मिलाकर मिले कितने हैं, 41 रुपये। वो बीच में रखने हैं और सबकी यूनिट सेम रखनी है, क्योंकि ये पैसे पैसे, तो इनको भी पैसे बनाओ या इनको रुपीज़ बनाओ। तो मैं इनको पैसे बनाता हूँ तो कितने हो गए, 4100 पैसे। अब आपको क्या कर देना है, इनमें एलिगेशन लगा देना है, मतलब इनका डिफरेंस निकालना है। देखिए ये जो बीच वाला नंबर होगा ये एक से छोटा और एक से बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाएं 400, तिरछा डिफरेंस निकालेंगे आप। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 400। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 850। काट देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 17:8। ये जो रेशो आता है, ये जो आपकी चोटी में जो संख्या है आपकी एपेक्स में, ये इस संख्या का रेशो आता, इस रेशो में इस संख्या को बांटा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे हिसाब से लड़के 17 हैं, लड़कियां 8 हैं, तो कुल मिलाकर 25 यूनिट हैं। इन 25 यूनिट की वैल्यू 50 है, मतलब एक की वैल्यू 2 है, डबल है, एक की वैल्यू 2 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 16, और 17 की वैल्यू कितनी होगी, 34। यही सवाल का उत्तर है। आप चाहें तो इस सवाल को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं कि एक बार 34 लड़के मानकर 16 लड़कियां, 34 लड़कों की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे पैसे से, 16 लड़कियों की 65 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पैसे देख लेंगे कितने आ गए, 4100 पैसे के बराबर होनी चाहिए। आपका सवाल सही माना जाएगा। अगर आप इसको एक्स के तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना होगा कि अगर मान लेते हैं लड़के एक्स हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 50 - x, और हर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं तो कुल पैसे इतने मिलेंगे, और हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 - x से। एक लड़की को इतने, टोटल लड़कियां इतनी हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। टोटल मिलाकर हमें इतने पैसे मिले हैं, 4100 पैसे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, आपकी 34 आ जाएगी, फिर यहाँ पुट कर देंगे तो लड़कियाँ 16 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका एलिगेशन लगाने का एक और तरीका है जिसमें आप इसमें एवरेज मेथड से इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब आखिरी सवाल इस एग्ज़ाम में पूछा गया आपके लिए रेडी है, तो आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे दोस्तों। द एवरेज ऑफ 49 आइटम्स इज 24। इफ़ वन मोर आइटम इज एडिड टू दैम देन द एवरेज बिकम्स 24.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 50th टर्म। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक कक्षा में 49 बच्चे हैं, उनकी एवरेज 24 है, और एक और या टीचर को उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 24.5 हो जाती है। उस टीचर की आयु बताओ या वेट बताओ, इस तरह से जो सवाल आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है आपको कि आपके पास 49 आइटम्स है। आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ आइटम्स 49 है, जिनका एवरेज कितना है, एवरेज 24 है। वो कहता है एक टर्म और शामिल कर ली जाए तो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएंगी, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 24.5। देखिए एक तरीका ये होता है सम, आप इनका निकालें। सम क्या होता है,
नंबर इनटू एवरेज, कि जितने भी संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है, संख्या और उनका एवरेज अगर दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। ये सब बातें हम एवरेज के टॉपिक में एक बार जानेंगे। बस आप अभी ये समझे कि जो सम होता है वो एवरेज इंटू नंबर या नंबर इंटू एवरेज होता है। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो ये सम आ जाएगा, आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ये सम आ जाएगा। अब करा कर खुद करके देखना है। और ये 50 आइटम का सम होगा, ये 49 आइटम का सम होगा। तो 50 आइटम में से 49 आइटम का अगर हम सम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो ये आएगा ये 50th टर्म की वैल्यू आएगी। यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। आप खुद इस सवाल को करने की कोशिश करें। मैं आपको इसको दूसरे नज़रिया से एक बार बताता हूँ। देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? हर किसी की वैल्यू एक ऐसे पॉइंट पर हर किसी की वैल्यू सेम होना। जैसे मान लो एक कोई कहता है कि 10 बच्चों की औसत आयु 13 है, तो इस बात का मतलब ये माना जाएगा कि हर बच्चा 13 साल का है। एक्चुअल में 13 साल के नहीं है, लेकिन ये माना जाएगा कि हर बच्चे की आयु 13 है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सभी का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वैल्यू पर सभी इक्वल हो जाएं उस वैल्यू को हम एवरेज कहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई 49 आइटम है, उनकी एवरेज कितनी है? 24। तो मैं ये मान लूँगा कि हर आइटम 24 का है। और अब एक के आने से सभी की वैल्यू क्या होगी? 24.5, 24.5, 24.5, और जिसमें 50वां आइटम भी कितने का माना गया? 24.5। मतलब किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ती है तो वो उतने का तो होगा ही होगा, इतने का तो होगा ही होगा 24.5 का। सभी 24 के थे, 50वां कोई आया, उसकी वजह से सब 24.5 के हो गए। तो इसका मतलब वो 24.5 का तो था ही था, उसके आने से बाकी सभी की भी वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब वो वैल्यू उस 50वीं आइटम की ही होगी, उसने उन सबको उधार दिया होगा, तभी उन सब की वैल्यू बढ़ के आई है। तो आने वाला, अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ती है तो उतने का तो वो होगा ही होगा। प्लस कितनी एवरेज बढ़ी है? 0.5, मतलब आधा। मतलब इसने सभी को आधा अपनी वैल्यू का आधा दिया था। कितने हैं? 49 है। तो 49 की मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? आधे से। 0.5 मतलब 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 24.5। ये भी 24.5, ये भी 24.5। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। कितना आ जाएगा? 49। तो इसका मतलब जो 50th वैल्यू थी वो कितनी थी दोस्तों? 49। यही इस सवाल का उत्तर है। मैंने क्या कहा? जब किसी के आने से एवरेज बढ़ती है तो वो उतने का तो माना ही जाएगा, उतने का तो होगा ही होगा। और उसकी वजह से जो सबकी एवरेज बढ़ी है वो अपने वैल्यू सभी से वापस लेगा। कितने थे भाई? सबकी वैल्यू बढ़ गई आधे से। कितने थे? 49। इसका मतलब इसने 49 को उधार दिया होगा, ये सभी से अपनी वैल्यू वापस लेगा। तो कितनी लेगा? 49 इंटू 0.5 मतलब हाफ। तो 49 इंटू हाफ मतलब 24.5 वापस ले लेगा। 24.5 का तो इसे माना ही गया था, तो 24.5 प्लस 24.5 कितने का? 49 का ये होगा। अगर आप इसमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहते तो आप बस एक काम कीजिए, 49, 24, 50, 24.5। आप इधर का गैप कीजिए। आपको ये देखना, गैप नहीं देखना, सिर्फ आपको देखना बड़ा है या घटा है। बड़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ है, कितना? 1 ऐड हुआ है। आपको क्या करना? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ गया? 49 इंटू हाफ। फिर ये क्या है? प्लस है तो प्लस ही करेंगे, ये प्लस है तो प्लस ही आएगा। फिर ये जो वैल्यू है इसकी हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप यहीं से मल्टीप्लाई कर दो चाहे नीचे से लेकर आएँ। अब इसकी वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 24.5 से, तो ये कितना आएगा? 24.5। तो ये 24.5, ये भी 24.5, तो टोटल कितना हो गया? 49। तो ये जो आएगा ये इसकी वैल्यू होगी, इस आने वाले की वैल्यू होगी, इस एक टर्म की वैल्यू होगी। और ये कौन सी टर्म आई है? 50 टर्म आई। तो ये इस सवाल का उत्तर है। कल को मान लो यहाँ पर 2 व्यक्ति आ जाएं तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो 3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ घट जाए तो आप माइनस करेंगे, बढ़ जाए तो प्लस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आपको अगर आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे जब सीरीज़ और भी आएंगी, पेपर आएंगे, एग्ज़ाम आएंगे, टीजीटी के, पहले टीजीटी को ही ख़त्म करेंगे,
तो आप समझ पाएंगे कि हाँ पहले किस तरह के क्वेश्चन आते थे, फिर बाद में कैसे आने लगे, उसके बाद कैसे और क्या आ सकते हैं, है ना। आप खुद कंपैरिजन कर पाएंगे और खुद में आपकी एक अवेयरनेस आएगी कि हाँ मुझे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको अप्रिशिएट मुझे करना है तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख कर ही कर सकते हैं। कोई लाइक, सब्सक्राइब, है ना, शेयर करने की वीडियो को कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ मैं अपनी संतुष्टि के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मुझे कैमरा फोबिया भी है, तो मैं इतना ज़्यादा कैमरे के सामने रह नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूँ। और अगर अप्रिशिएट करते हो तो बस उससे ये आता है दोस्तों, जब आप लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब करते हो, कि हाँ हमें भी कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है, और हमारा मन करता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए और मेहनत की जाए और आपके लिए लाया जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, और ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। आपका दिन शुभ हो।